गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 13 यातायात तथा संचार के साधन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, परिवहन और संचार के साधन देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में क्यों माना जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखते हैं। परिवहन और संचार के साधनों को किसी देश और उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि परिवहन उत्पादन के क्षेत्रों से उपभोग के क्षेत्रों तक माल ले जाकर व्यापार और वाणिज्य की सुविधा प्रदान करता है। परिवहन सुविधा के माध्यम से नौकरी, शिक्षा और आपातकालीन स्थिति की तलाश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव हो सका है। दूसरा है, संचार हमें दुनिया की घटनाओं और रुझानों के बारे में सूचित रखता है। यह लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। बेटा क्वेश्चन था, परिवहन तथा संचार के साधन देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में क्यों माना जाता है। तो पहले हम परिवहन के बारे में जानते हैं। परिवहन क्या होता है कि जिसके जरिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे कहते हैं परिवहन के साधन। और संचार का साधन क्या होता है कि जिसके जरिए हम अपनी बातें किसी और तक पहुंचाते हैं, वो है संचार का साधन। परिवहन से क्या है, परिवहन और संचार के साधनों को किसी देश और उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि परिवहन उत्पादन के क्षेत्रों से यानी कि फैक्ट्रियों से बना हुआ सामान लाकर व्यापार और वाणिज्य की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि मार्केट तक पहुंचाता है, जिससे कि व्यापार की सुविधा प्रदान होती है और पैसों की कमाई होती है। परिवहन सुविधा के माध्यम से नौकरी, शिक्षा और आपातकालीन स्थिति की तलाश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव हो सका है। परिवहन की सुविधा है यानी कि आने जाने की सुविधा है, इसलिए लोग नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए और आपातकालीन स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पा रहे हैं। दूसरा है संचार के साधन। संचार का साधन क्या होता है कि जिसके जरिए हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। तो संचार के साधनों से हमें घटनाओं और रुझानों के बारे में सूचित रखता है। ये लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है कि हम किसी से दूर होकर भी उनसे संपर्क में रह सकते हैं संचार के साधनों से, यानी कि उनसे बातें हो सकती हैं, अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सड़क मार्ग के 3 गुण और दोष बताइए। बेटा परिवहन के और संचार के साधनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। परिवहन 3 तरीके के होते हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। स्थल मार्ग में ही आता है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग के 3 गुण और दोष बताइए। तो आओ इसका हम आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सड़क मार्गों के 3 गुण और 3 अवगुण नीचे दिए गए हैं। पहला गुण क्या है, मतलब पहले फायदे क्या है सड़क मार्ग से। सड़कें रिक्शा, कार, साइकिल, बस, स्कूटर या ट्रक के माध्यम से घर घर सेवा प्रदान करती है। सड़क मार्ग से हम कहीं भी जा सकते हैं, पास की, दूर की, हर तरह की दूरी तय कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, निर्माण, मरम्मत और रखरखाव की लागत परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में कम है। सड़क मार्ग के निर्माण, मतलब सड़कों के निर्माण, उसके रखरखाव की लागत जो होती है परिवहन के दूसरे साधन है उसकी तुलना में कम होती है। पॉइंट नंबर 3 है, सड़कों का निर्माण पहाड़ी, रेगिस्तान, पर्वत और पठार जैसे सभी प्रकार के इलाकों में किया जा सकता है। यानी कि सड़क हम कहीं भी बना सकते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, पठार हो, रेगिस्तानी इलाका हो, कहीं भी हम सड़क बना सकते हैं, जबकि रेलवे लाइन हम हर जगह नहीं बिछा सकते। अब हम परिवहन के साधनों का अवगुण देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दुर्घटना, सेकंड पॉइंट है टोल से भारी कर, थर्ड पॉइंट है उच्च रखरखाव। परिवहन के साधनों में दुर्घटना के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ अगर ज़्यादा कोहरा हो या फिर बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिससे गाड़ियों की दुर्घटना ज़्यादा होती है। टोल से भारी कर, जगह जगह पे टोल होता है जिस कारण कर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा कर चुकाना पड़ता है और खर्च ज़्यादा होते हैं उसमें। पॉइंट नंबर 3 है उच्च रखरखाव, यानी कि इनकी रखरखाव में खर्चा ज़्यादा है। तो ये है परिवहन के साधनों के गुण और ये है अवगुण। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के लिए जल मार्गों का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बेटा देखो अब, भारत के लिए जल मार्गों का महत्व। परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में यह एक सबसे सस्ता साधन है।
क्योंकि इसमें कोई भी निर्माण या रख रखाव पर अतिरिक्त व्यय नहीं होता। यानी कि जल मार्ग जो है, जल मार्गों से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। समुद्री जल मार्ग होता है और अंतर्देशीय जल मार्ग होता है। समुद्री जल मार्ग के थ्रू हम अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं, और अंतर्देशीय जल मार्ग के थ्रू जो बड़ी बड़ी नदियां हैं हम उसे क्रॉस करते हैं, मतलब नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं। तो जल मार्ग के रखरखाव या फिर उसे बनाने में कोई खर्च नहीं लगता, कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता। पॉइंट नंबर 2 है, यह माध्यम बड़ी और भारी माल परिवहन के लिए बहुत उपयोगी है। यानी कि बहुत ज़्यादा भारी, कई 100 टन माल बड़े बड़े नावों में आराम से ले जाया जा सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पॉइंट नंबर 3 है, बंदरगाहों के बीच यात्रियों और माल का परिवहन तटीय जल मार्गों द्वारा किया जाता है। भारत में क्या है कि बंदरगाहों के बीच यात्रियों और माल का परिवहन तटीय जल मार्ग के द्वारा, यानी कि जो तटीय जल मार्ग है उसके द्वारा किया जाता है। पॉइंट नंबर 4 है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट दूसरे देशों से आयात और निर्यात के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी कि जो हमारे देश का पूर्वी तट और पश्चिमी तट है वो दूसरे देशों से आयात और निर्यात, यानी सामान के आयात और निर्यात के लिए उपयोग किए जाते हैं समुद्र के थ्रू। पॉइंट नंबर 5 है, परिवहन के साधनों में ईंधन की बचत होती है और पर्यावरण मित्र के रूप में भी है। बेटा, जल मार्ग का जो परिवहन का साधन है उसमें ईंधन की बचत होती है, और जहाँ पे ईंधन कम लगेगा वहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा और वो पर्यावरणीय मित्र के रूप में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रमुख बंदरगाहों के मानचित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपको मानचित्र देखना है बंदरगाहों का। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर गिनती करें और बताएं कि कितने बंदरगाह हैं। तो पूर्वी तट पर 6 बंदरगाह हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिन राज्यों में 2 बंदरगाह हैं उनकी सूची बनाइए। यानी कि जिन राज्यों में 2 बंदरगाह हैं उनकी सूची बनाइए। तो कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य में पारादीप बंदरगाह है, नाम बताइए। ओडिशा, यानी कि ओडिशा में जो पारादीप नाम का बंदरगाह है वो कहाँ पे है? ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोवा में स्थित बंदरगाह का नाम बताइए। तो क्या है? मर्मगांव। गोवा में कौन सा बंदरगाह है? मर्मगांव। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के दक्षिणतम बंदरगाह का नाम बताइए। यानी कि सबसे दक्षिण में भारत का कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन। ये आपको मैप में देखना है, बाकी मैं लिख चुकी हूँ, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा वायु मार्ग के क्या लाभ हैं? बेटा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि परिवहन के 3 साधन होते हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। स्थल मार्ग यानी कि सड़क के मार्ग का भी हम लाभ देख चुके हैं, जल मार्ग का लाभ देख चुके हैं, अब हम वायु मार्ग का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में वायु मार्ग के लाभ हैं। फर्स्ट, प्राकृतिक या किसी अन्य आपदा के समय लोगों को बचाने या उनकी बुनियादी ज़रूरतों के सामान की तुरंत आपूर्ति करने के लिए यह बहुत उपयोगी है। बेटा, भारत में कहीं प्राकृतिक आपदा आए जैसे कि बाढ़ या भूकंप, तो वहाँ पे ना ही हम ट्रेन से जा सकते हैं, ना ही जल के थ्रू जा सकते हैं, ना ही रोड से जा सकते हैं। उसके लिए हमें हेलीकॉप्टर की ज़रूरत होती है, यानी कि वायु मार्ग की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए वायु मार्ग बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दूसरा है, राष्ट्रीय रक्षा में इसकी उपयोगिता के कारण यह सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय रक्षा यानी कि देश की रक्षा के लिए भी वायु मार्ग का बहुत ज़्यादा उपयोग है। पॉइंट नंबर 4 है, यह दुर्गम पहाड़ों, घने जंगलों, दलदली भूमि या बाढ़ वाले क्षेत्रों जैसी सतही बाधाओं से मुक्त है। वायु मार्ग में कोई बाधा नहीं आ सकती, चाहे वो पहाड़ हो, दुर्गम पहाड़ हो, घने जंगल हो या दलदली भूमि हो, बाढ़ वाला क्षेत्र हो, कोई बाधा नहीं आ सकती। हर जगह से ये मुक्त है, सभी के ऊपर से ये जा सकता है, क्योंकि वायु मार्ग ज़मीन पर तो चलता ही नहीं है, तो कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। पॉइंट नंबर 5 है, यह दूसरों की तुलना में तेज़ है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि वायु मार्ग दूसरों की तुलना में बहुत तेज़ है। अगर हम गाड़ी से या ट्रेन से कहीं जाएंगे तो उसे जाने में अगर 16-17 घंटे लगते हैं, तो वही वायु मार्ग से यानी कि एरोप्लेन से हम जाते हैं तो 1.5 से 2 घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में संचार की महत्ता को बताइए। अब है संचार का साधन। संचार के साधन का मतलब होता है कि वैसा साधन जिसके जरिए हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातें सुनते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप देख सकते हैं। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में संचार का महत्व। पॉइंट 1 है, लोग पत्र लिखकर, टेलीग्राम, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, प्रौद्योगिकी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पर्चे भेजकर एक दूसरे से संवाद करते हैं। यानी कि हमारे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में हम किसी को पत्र भी लिख सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, रेडियो से न्यूज़ सुन सकते हैं, टीवी पे देखते हैं, कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं। तो ये सारे हमारे रोज़ प्रतिदिन की गतिविधियां हैं और इनमें संचार का बहुत ज़्यादा महत्व है। पॉइंट नंबर 2 है, व्यापार और अन्य सेवाओं के लिए संदेश टेलीग्राम, फैक्स मशीन और ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं। यानी कि व्यापार में भी संचार का साधन बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 3 है, ईमेल संचार का सबसे तेज़ साधन है और लगभग मुफ्त है। मतलब ईमेल संचार का सबसे तेज़ साधन माना गया है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निजी संचार और जनसंचार के बीच अंतर कीजिए। संचार के साधन 2 हो सकते हैं, निजी संचार और जनसंचार। निजी संचार वो होता है कि जिसके ज़रिए हम अपनी बातें मतलब जो हमारी बातें निजी होती है, जो किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या हमारे फ्रेंड्स तक सीमित रहती है, हमारे रिश्तेदारों, हमारे घर वालों तक सीमित होती है। और जनसंचार का मतलब है जो एक पूरे समूह के लिए होता है, पूरी जनता के लिए होता है, उसे जनसंचार के साधन कहते हैं। तो इसके बीच अंतर देखना है कि इसके बीच क्या अंतर होता है निजी संचार के साधन और जनसंचार के साधन में। तो बेटा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, निजी संचार। निजी संचार के साधन है डाक सेवा और टेलीफोन। आपको पता है कि जब हमें किसी अपनों को कुछ न्यूज़ पहुंचाना होता है, अपनी बातें बतानी होती हैं, तो हम 2 ही चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, या तो फ़ोन का या फिर लेटर लिख के उन्हें भेजते हैं। हम न्यूज़ में ये चीज़ें नहीं डलवा सकते, ना ही हम अखबार में ये चीज़ें डलवा सकते हैं। तो निजी संचार के साधन क्या होता है? डाक सेवा और टेलीफोन। निजी संचार के साधन हैं डाक सेवा और टेलीफोन सेवा। टेलीफोन सेवा आज की दुनिया में संचार के सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले साधनों में से एक है। भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। आपको पता है कि टेलीफोन साधन, अब हमें कोई भी बात करनी होती है तो हम फ़ोन लेके उससे मैसेज करके बात करते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं। पत्र लिखना या लेटर लिखना शायद बहुत ही कम हो गया है, बहुत रेयर है, बहुत कम ही हम लेटर लिखते हैं, हम टेलीफोन पे ही बात करते हैं। इसलिए जो टेलीफोन सेवा है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है अब टेलीफोन सेवा। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क कहाँ का है, तो भारत का है। भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है। ये है निजी संचार के साधन। अब है जनसंचार के साधन। वे साधन जिनके द्वारा सूचना को बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, मीडिया या जनसंचार कहलाते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, सिनेमा, किताबें आदि। मतलब कि वैसे संचार के साधन जिसके ज़रिए हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पाते हैं, उसे हम जनसंचार कहते हैं। अब ये कैसे? मीडिया के थ्रू भेज सकते हैं। जनसंचार, मीडिया या जनसंचार क्या कहलाता है? जैसे रेडियो में न्यूज़ आते हैं, वो भी जनसंचार के साधन है। टेलीविज़न, समाचार पत्र, सिनेमा, किताबें। बेटा ये जो चीज़ें हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता कि किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए कि ये रेडियो कोई एक व्यक्ति सुन रहा हो, उसके अलावा कोई दूसरे व्यक्ति तक वो न्यूज़ ना पहुँचे, ये हो ही नहीं सकता। टेलीविज़न में जो न्यूज़ आता है या जो भी चीज़ें आती हैं वो सभी देखते हैं। समाचार पत्र में जो चीज़ें हैं वो सभी पढ़ रहे हैं। सिनेमा जब भी आता है, फिल्म देखते हैं, फिल्म में जो चीज़ें हैं वो सभी देख रहे हैं। और किताबें हर कोई पढ़ रहा है। तो ये सभी क्या है? जनसंचार के साधन। यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसे हम बोलते हैं जनसंचार का साधन। बेटा तो ये था चैप्टर नंबर 13 यातायात तथा संचार के साधन के क्वेश्चन आंसर। इसे आप नोट डाउन कर लो और समझ के याद करना, आपको रटना नहीं है किसी चीज़ को। अब मैं चैप्टर आपको वीडियो बना के चैप्टर की वीडियो भी सेंड करूँगी चैनल पे, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि सारे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जब भी मैं जो वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।